पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। पहलगाम हमले का जवाब भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी, विपक्ष ने एकजुटता का भरोसा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम खबरों के साथ ही होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई सर्वदलीय बैठक, जवाबी कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ही कुछ बड़ी खबरें जो सामने आ रही हैं, उसमें से एक अपडेट आया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसद भवन में ये बैठक हो रही थी और अब थोड़ी ही देर पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई है। राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। विपक्ष ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सराहा है। विपक्ष ने भी एकजुटता का भरोसा दिया है सरकार को। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बैठक में मौजूद थी और हम जानते हैं कि 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बैठक जो हुई थी, उसमें भी सभी राजनीतिक दलों ने सरकार को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ और पहलगाम हमले का प्रतिरोध के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद सरकार ने आज फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विपक्ष ने भी ऑपरेशन सिंदूर को सराहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक पार्टियों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन के भीतर की है, जहां पर सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह से लेकर तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ ही साथ सभी राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया और एकजुटता के साथ सभी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को आश्वासन भी दिया और सरकार के समर्थन में भी सभी राजनीतिक पार्टियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये संकट की घड़ी है देश पर। देश इस समय एकजुटता के साथ पहलगाम हमले के खिलाफ पाकिस्तान का हाथ जिस तरह से इस पूरे हमले में शामिल है, उसकी जवाबी कार्रवाई में विपक्ष और सरकार एकजुटता के साथ इस समय ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टियों के साथ साझा की। हम जानते हैं कि 24 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक जब हुई तो उसमें कुछ राजनीतिक पार्टियां नहीं थीं, जैसे कि उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुई थी। लेकिन ये एक बड़ा बदलाव था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे ने भी एक पोस्ट पर सेना के शौर्य की सराहना की और साथ ही साथ आज इस बैठक में भी शामिल हुए, तो ये एक बड़ा बदलाव भी है। एक ऐसे समय जब देश पर एक बड़ा संकट है, देश एकजुटता के साथ पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान को देना चाहता है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी दिखाई दे रही हैं। विपक्ष ने आज एकजुटता का पूरा भरोसा दिलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक ये संकट का समय है। इस समय हम किसी तरह का कोई सवाल सरकार से नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार, देश एकजुट होके आज की तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह की एक जवाबी कार्रवाई की गई है आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए, उस पर एक समर्थन दिया है और साथ ही साथ आगे भी एकजुटता का समर्थन और भरोसा दिया आज विपक्षी पार्टियों ने सर्वदलीय बैठक में सरकार को। ऋषि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ऋषि, 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक हुई थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले और आज ऑपरेशन सिंदूर के 24 घंटे के बाद ये एक सर्वदलीय बैठक हुई है। किस तरह का बड़ा बदलाव भी आप देख रहे हैं, सहयोगी पार्टियों का साथ आना, साथ ही साथ सरकार ने भी इस बैठक में आने वाली क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में भी क्या
राजनीतिक पार्टियों को बताया? देखिए, आज की जो बैठक हुई उसके बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो विस्तार से जानकारी दी और कहा कि सबसे पहले जो तमाम राजनीतिक दल जो शामिल हुए और उन्होंने जो पोस्चर दिया उसके लिए वो धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से राष्ट्र के सामने जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने जो एक पॉजिटिव सेंस में सरकार का साथ दिया है, देश का साथ दिया है और दे रहे हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रणाली में ये जरूरी है कि हम सब अपनी शक्ति को संसदीय प्रणाली के माध्यम से ही दिखाएं। और आज की जो सर्वदलीय बैठक थी, इसमें इस बात को शिद्दत से सरकार ने स्वीकार किया कि आज के समय में जो जन समर्थन मिल रहा है और जो सियासी दलों की तरफ से जो समर्थन मिला है, वो भारत सरकार को और भारत को ताकत देता है लड़ने के लिए, एक ऐसी कार्रवाई करने के लिए जिसके लिए भारत अपनी रक्षा और सुरक्षा और संरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। और उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने इस बात के लिए सरकार की सराहना की कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो जो कार्रवाई हुई है उसमें जो राष्ट्र की भावनाएं और उनका जो भाव था उसको एक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और सेना की भूरी भूरी प्रशंसा की गई कि जिस तरीके से उन्होंने ऐसे समय में एक कार्रवाई की है जो कि पूरे देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति थी जबकि एक कायराना हमले में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे उन लोगों को निशाना बनाया जो शांतिपूर्वक एक पर्यटन के रूप में कश्मीर में घूम रहे थे। पूरी दुनिया के सामने आज की यह बैठक संदेश देती है कि भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा है, लोकतांत्रिक वैल्यू है, वो एकता और अखंडता के साथ खड़ी है और सरकार ने भी इसको बहुत ज्यादा सराहा। उन्होंने कहा कि और इसकी तरह अलावा अगर हम बात करें विपक्ष की तरफ से भी जो तमाम पक्ष रखा गया, उसमें कहा गया कि सरकार ने विस्तार से तो जानकारी दी, लेकिन जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं उनकी इंटरनल जानकारी उस तरीके से सरकार ने कहा कि चूंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है ऋतु कि सरकार ने आज ये बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए इसकी डिटेल्स की मीटिंग में रखा जाना उचित नहीं है। लेकिन जो भी पक्ष रखा गया उसको विपक्ष ने एक मत से स्वीकार किया और सरकार की प्रशंसा की और उसका सहयोग किया। जी ऋषि, ये भी माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक कई मायनों में अहम है। एक तरफ इस ऑपरेशन के एक हिस्से को, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि सरकार ने कहा कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 6 से 7 की दरमियानी रात के बीच में जहां 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है और हम देख रहे हैं पुंछ और कुपवाड़ा के तमाम सीमावर्ती इलाकों में किस तरह से शेलिंग हुई है। इसको देखते हुए भी सर्वदलीय बैठक काफी अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है उसमें भी सभी पार्टियों के एक विश्वास, एक भरोसे को आगे लेकर अब सरकार आगे बढ़ना चाहती है ऑपरेशन सिंदूर पे। बिल्कुल, देखिए ये जो मसला है, आज जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने जब जानकारी दी तो कहा कि तमाम राजनीतिक दलों ने, जैसे पिछली बैठक थी और इस बैठक में एक ही अंतर था कि पिछली बैठक में तमाम शंकाएं थी, आशंकाएं थी, चिंताएं थी, लेकिन इस बार विपक्ष ने किसी भी आशंका और चिंता का जिक्र नहीं किया। एक सुर में कहा कि हम सब एक हैं और आप जो कार्रवाई कर रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं। और ये भी कहा कि हमें अपनी जो सीमाएं हैं उसको एक पूरी कड़ी ताकत के साथ, कहीं भी सरकार के सामने ये संशय नहीं छोड़ा विपक्ष ने कि उसको किसी भी तरीके से कोई भी विरोध है। उन्होंने कहा कि एक सुर में कहा कि ये देश की जिम्मेदारी है और इस देश के एक जिम्मेदार राजनीतिक दल और नागरिक होने के नाते उन्होंने कहा कि आप एक कड़ी कार्रवाई को जिस तरीके से अंजाम देना चाहते हैं आप करिए, आपके देश आपके साथ है, सभी राजनीतिक दल आपके साथ हैं और जो भी पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम बढ़ता है उसमें एक तरफा समर्थन आज विपक्ष की तरफ से सरकार को मिला है और सरकार ने भी विपक्ष को आश्वस्त किया है कि उसने पूरी अपनी रणनीति को तैयार कर रखा है और जो जो परिस्थिति जैसे जैसे आगे आएगी सरकार और सेना उसी हिसाब से कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी और अपने देश की जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करने के लिए हम पूरी तरीके से सक्षम है, काबिल है और उसके लिए सेनाओं को पूरी स्वतंत्रता और उस तरीके से उन्हें निर्देश भी दिए गए हैं कि आप अपने काम को अंजाम दीजिए और पाकिस्तान के मंसूबों को हर हाल में नाकाम करने के लिए आप
कार्रवाई को लगातार जारी रखें। जी ठीक। अब ऋषि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश हित में हम सब एक साथ हैं। उन्होंने सरकार के काम की तारीफ की और कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैंने हमारी सेना और सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि टीआरएफ के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए, साथ ही अमेरिका भी इस संगठन को अपने देश में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करे। आज की ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। ऋषि हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ऋषि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कहा कि देश के साथ, सरकार के साथ विपक्ष, कांग्रेस पूरी तरीके से खड़ी है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार आगे बढ़ने जा रही है उसमें सरकार आगे बढ़े, एक ये आश्वासन भी दिया है, साथ ही साथ सरकार ने भरोसा दिलाया है। ऋषि, क्या ऐसे में कांग्रेस पर अब जिम्मेदारी और बड़ी भी हो जाती है? क्योंकि हमने देखा पिछली सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस ने जहां एक तरफ सरकार का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस के तमाम अन्य नेता बाहर कुछ और ही बयान दे रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए भी अब जिम्मेदारी बड़ी होती है। सर्वदलीय बैठक में जो कहा गया है ये नियंत्रित किया जाए कि उनके नेता किसी तरह के अन्य बयान न दें इस समय। बिल्कुल, देखिए ऋतु, जिस तरीके से देश की सियासत इस समय है, जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में कांग्रेस के सामने बिल्कुल एक चुनौती भी है कि वो अपने नेताओं के बयानों पर लगाम भी लगाए। और जिस तरीके से हमें जानकारी है, कांग्रेस ने भी कल जिस तरीके से बैठक की और अपने तमाम नेताओं को ये आगाह किया कि कोई भी इस तरीके का बयान न दें जो देश के किसी भी तरीके से खिलाफ जाता हो। और आज की ये जो बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, वो जो बताता है कि कांग्रेस निश्चित तौर से इस बात को समझ रही है कि देश का जो भावनाएं हैं वो क्या है, देश की जनता क्या सोच रही है और देश के सामने चुनौती क्या है। मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, पूरी दुनिया के सामने हमें एक संदेश भी देना है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, एक परिपक्व लोकतंत्र है। और इस बात को किरण रिजिजू ने स्वीकारा और कहा कि आज जो बैठक हुई है वो अभूतपूर्व है, इस मायने में कि हमने एक सुर में बात की है, किसी भी तरीके के संशय और प्रश्नों को नहीं उठाया है और जो बातें सरकार ने की है उसकी प्रशंसा की गई है और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जो सरकार ने जो पक्ष रखे, रक्षा मंत्री ने जो तमाम बातें कही, उसको किसी भी राजनीतिक दल ने काउंटर नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से कुछ चिंताएं रखी गई और कहा कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से आगाह जरूर उन्होंने किया कि पाकिस्तान के साथ जो कार्रवाई है वो मजबूती के साथ आप बढ़ाते रहें। और मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल हैं, जैसे अगर हम बात करें तो बीजू जनता दल की तरफ से भी एक बयान रखा गया ऑल पार्टी मीटिंग के बाद, जिसमें कि सरकार को समर्थन की बात की और कहा कि जो भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो और जो घटनाक्रम है उस पर एक तरफा समर्थन यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से दिया गया। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के लिए इस समय जो देश की भावनाएं, जो चुनौतियां हैं, जो जनभावनाएं हैं, उनके अनुरूप व्यवहार करने की चुनौती है और अपने नेताओं पर जो उनके बयान करने की जो बातें हैं, बयान करने के उल्टे सीधे बयान न दे, इसकी भी चुनौती है। और कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि देश का मूड क्या है और देश चाहता क्या है। तो ऐसे में आज का जो बयान है, निश्चित तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान है वो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कांग्रेस के बाकी के नेताओं के लिए भी एक सीख होगा कि उन्हें किस तरीके से बयान करना है और कैसे
अपनी बात रखनी है। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल ऋषि, सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक स्वर में ये कहा है कि सब राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी हैं इस एक तरह से इस संकट के समय, या फिर भारत जब एक जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो उसमें सारी ही राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ समर्थन में खड़ी हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से सुझाव रखे, और आप बता रहे हैं बीजेडी ने भी सुझाव रखा है, ऐसे में हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे 24 अप्रैल को जो हुई थी सर्वदलीय बैठक, उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन आज वो शामिल भी हुए उनकी पार्टी, और उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार अगर किसी भी तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है, सख्त सख्त अगर कोई कार्रवाई करना चाह रही है, तो उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ हैं। ऋतु देखिए, आज की बिल्कुल जैसे आपने कहा कि आज की जो बैठक है बहुत मायनों में याद भी की जाएगी कि किस तरीके से हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जब देश के सामने परिस्थिति होती है तो अंदर की सियासत को किस तरीके से हम एक तरफा करके राष्ट्र हित को आगे बढ़ाते हैं। आज की बैठक में सरकार ने भी ये पुरजोर कोशिश की कि कोई भी राजनीतिक दल ना छूटे। एक एक सांसद वाले जो राजनीतिक दल हैं उन सबको ये कहा गया कि आप शामिल हुई, अपने विचारों को रखिए, और इन विचारों को साझा करते समय सरकार उन सबको गंभीरता से सुनेगी और इस पर कार्रवाई करते समय इस बात का संज्ञान लेती रहेगी कि देश की जो राजनीतिक दल है ये, क्योंकि जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का जो विचार है वो अभिव्यक्ति करता है जनता की, उनकी नुमाइंदगी करने वाले समूह का। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक राजनीतिक दल बोल रहा है, बल्कि उसमें उनके पीछे जो खड़ी हुई जनता है वो बोल रही है। तो ऐसे में जो पूरी की पूरी कवायद है उसमें हम कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है और जो कार्रवाई की गई है, उन्होंने कहा कि दो जगह पर जिस तरीके से निशाना बना के कार्रवाई की गई है, उन जगहों को पूरी दुनिया जानती थी कि वहां पर किस तरीके से आतंकी संगठन चलाए जाते हैं। तो उन्होंने इस बात की प्रशंसा की और कहा कि ये जो कार्रवाई है वो बहुत काबिल तारीफ है और सेना की तरफ से जो किया गया है वो बहुत सराहनीय है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की भी प्रयास होने चाहिए कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कैसे ट्रेनिंग कैंप चलाता है। तो ये जो तमाम सुझाव थे वो भी इस बैठक में देखने को मिले। जी बिल्कुल ऋषि, परिपक्व और मजबूत लोकतंत्र की ताकत को पाकिस्तान भी देखेगा कि किस तरह से भारत पहलगाम हमले का न सिर्फ बदला ले रहा है, लेकिन एक लंबे समय से पाकिस्तान की जमीन से तमाम आतंकी अड्डों का जो संचालन हो रहा था उसको अब भारत ध्वस्त करने जा रहा है एक एक करके। 9 अड्डों को समाप्त किया जा चुका है। आगे की रणनीति भारत की क्या है ये और कुछ समय में सामने आएगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों का एकजुट, एक मुखर होकर एक समर्थन सरकार को दिया गया है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान में स्थापित आतंकवादी संगठनों और अड्डों को ध्वस्त करे। उसमें राजनीतिक पार्टियां यानी 140 करोड़ की जनता एक साथ सरकार के साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है मिड डे प्राइम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम और खबरें। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुल्का ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। और आज हुई सर्वदलीय बैठक से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एनएसए के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये ब्रीफिंग ऐसे समय में की गई है जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है।
देश की पश्चिमी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। और इस खबर पर कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, सीमा पर तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, इसके कई मायने समझे जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको किस तरह से इस बैठक को भी देखा जाए, क्योंकि लगातार सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर मौजूद तमाम जिलों में जो शेलिंग हो रही है उसको देखते हुए। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँचे और लगभग 50 मिनट तक उनकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ हुई और उसमें उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया सूत्रों की अगर हम माने, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी तो वहाँ से कुछ आया नहीं जिससे कि हम बता सके आपको। लेकिन जहाँ तक सोर्सेज बताते हैं, सोर्सेज के अनुसार जो वर्तमान स्थिति है, खासकर स्ट्राइक के बाद जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन वहाँ पर पाकिस्तान लगातार किए जा रहा है, वहाँ पर गोली चलाने की घटना हो रही है और इस वहाँ जो सीमावर्ती इलाके की जो आबादी है भारत की, वहाँ पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। जल्द से जल्द उनको सुरक्षित स्थान तक पहुँचा दिया जाएगा कुछ ही घंटों में। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने वहाँ पर ब्रीफ की और उसके बाद आपने देखा होगा कि भारत ने जो स्ट्राइक किया, तो वो स्ट्राइक आपने देखा होगा कोई सार्वजनिक स्थान पे नहीं किया गया, किसी ऐसी जगह पे नहीं किया जहाँ पर सिविल सोसाइटी रहती हो। ये चुना एकदम सिलेक्टेड किया गया जहाँ पर आतंकियों का अड्डा था और खासकर कश्मीर के बाद भारतीय सीमा के बाद जो पीओके है और पीओके भी जिस तरीके से आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये तो 9 कैंप्स हैं, अभी और कई कैंप्स ऐसे हैं जहां पर आतंकियों का ठिकाना है। और हमारी जो अगर कहें निशाना हमारा जो था वो बिल्कुल अचूक था और बिल्कुल हमने उसी जगह पे स्ट्राइक किया जहां आतंकी फैक्ट्री थी। अभी हमने एक पाकिस्तान के एक नागरिक का हम बाइट सुन रहे थे, किसी चैनल पर सुन रहे थे, तो उसका कहना था कि इजराइल पर ईरान कितनी ही मिसाइलें वो दागता है, लेकिन उन मिसाइलों को वो इजराइल रोक लेता है, कोई सफल नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए भारत ने कैसे पूरा 9 के 9 जो मिसाइल उन्होंने स्ट्राइक किया और 9 के 9 जो है अचूक निशाने पे है। तो आप अगर सब आतंकवाद को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री जब 2014 में बने तो बहुत सारे वायदों में एक वायदा ये भी था कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने की, तो उसको समय समय पर ये हमारी सरकार दिखाती रही है और जब सब्र का इंतहा कर दिया तब जाकर के ऐसे फैसले लेने पड़े सरकार को। और भविष्य में अगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, अभी नहीं माना है तो उसको और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो अजीत डोभाल के बाद फिर उसके तुरंत बाद होम सेक्रेटरी आए और गोविंद मोहन जो होम सेक्रेटरी है भारत के, उनसे मुलाकात की और उनसे ब्रीफिंग लिया गया सूत्रों की माने तब। और अगर आपात स्थिति आती है, अगर हमारे देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, उस पर जो ब्रीफिंग था वो गृह सचिव ने दिया। तो ये मीटिंग खत्म हो गई है, गृह सचिव की भी मीटिंग खत्म हो गई है और अजीत डोभाल उसके पहले ही वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो अब देखना होगा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर से बाज नहीं आता है तो हो सकता है भारत और कड़ा कदम उठाए। जी हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर पॉइंट 2 किस तरह से आगे बढ़ेगा ये बताएगा कि पाकिस्तान जिस तरह से लगातार शेलिंग कर रहा है, संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। उस बीच में हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आलोक एनएसए अजीत डोभाल ने न सिर्फ अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की बल्कि यूएई, रूस, तमाम उन देशों को, ब्रिटेन, सबको ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी और बाकायदा ये बताया गया कि किस तरह से नपे-तुले अंदाज में भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, कहीं सैन्य ठिकाना, नागरिकों को किसी तरह का कोई हानि नहीं हुई थी। तो ये जो भारत की साफ रणनीति ऑपरेशन सिंदूर के साथ है, उसे देखते हुए और पाकिस्तान जिस तरह से शेलिंग कर रहा है यानी कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, ऐसे में भारत आगे कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर एनएसए अजीत डोभाल की बैठक हुई है, होम सेक्रेटरी की बैठक हुई है। दोनों ही बैठकें बेहद अहम है। पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आलोक। और ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा दंश दिया है जो नासूर बनकर उसके दिल में हमेशा के लिए रहने वाला है। भारतीय सीमा से सटे पूर्वी हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इसके अलावा कल आधी रात के बाद एक बार फिर आतंकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार
छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सशस्त्र बलों ने बिना उकसावे की गई गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब भी दिया। आम नागरिकों के घरों को काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान की ओर से ये गोलीबारी कल रात 1:30 बजे से शुरू हुई थी। वे कल रात को भाग गए थे। डर की वजह से वे आज सुबह वापस आ रहे हैं। सब बहुत शेलिंग हुई, हम उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज़ आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खड़े हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे, हमारियाँ बहुएं सब जख्मी हैं। शेलिंग इतनी हुई कि किसी कहने की बात ही नहीं। शेलिंग में हमारा बहुत नुकसान हो गया। एट ए टाइम 2 गोले पड़े हमारे मकान के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे जख्मी हो गए हैं और फफेरी भाभी है वो भी जख्मी हो गई है। 1-1:30 बजे से ये शेलिंग शुरू हुई है रात को। तो हम लोग भाग गए, रात शाम को कल भाग गए डर के मारे। तो अभी सुबह हम वापस आ रहे हैं। बहुत ख़राब माहौल था यहाँ 2 मकान 3 मकान ही उड़ गए, डैमेज हो गए। ये बड़ी हैवी शेलिंग हुई है और बहुत नुकसान हुआ है हमारा इधर पार। ये पूरा मकान एक डैमेज हो गया और पार गांव में बड़ा नुकसान हुआ है और मकान पूरे उड़ गए हैं। ये देखो ना आप साइड पे जाके, और ये देखो ना शीशों की हालत क्या है, बड़ी बुरी हालत हुई है। इधर लोगों के मकान टूट गया, किसी का हुआ, मेरे घर के पास पड़ा वो बारी के शीशे वगैरह टूट गए सब। तो कल बोला वो रास्ते से वापस चलेगी, कोई नहीं गया उधर ऊपर। उधर भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को मौके से वापस भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार कॉरिडोर के जरिए 491 श्रद्धालुओं को करतारपुर सहित के दर्शन करने की इजाजत मिली थी। संबंधित अधिकारियों ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए करतारपुर कॉरिडोर को बंद करने का ऐलान किया है। अगले आदेश नहीं आने तक ये कॉरिडोर बंद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की साजिश नहीं थम रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्थित गुरुद्वारे पर गोलीबारी की। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद सिख समुदाय में जबरदस्त आक्रोश है। इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कहा कि भारत की सरकार इस हमले का भी मुंह तोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान ने गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ के ऊपर जो मिसाइलों से हमला किया, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। ये उनकी घटिया मानसिकता को बताता है और कितने कायर हैं ये दर्शाता है। आपने जो हरकत की है, मेरी भारत की सरकार तुमसे इसका भी हिसाब लेगी। हमारे सिख वहां खूब मनोबल के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा अग्रसर थे, अग्रसर रहेंगे। और इस लड़ाई के लिए पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इसका हम जरूर उनसे बदला लेंगे। और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, उस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अश्वनी मिश्र श्रीनगर से। अश्वनी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे क्या अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उन इलाकों को निशाना पाकिस्तान बना रहा है अपनी बौखलाहट में, जिस तरह की शेलिंग की है कल रात को, पुंछ का एक गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हुआ है, साथ ही साथ तमाम और इलाकों में, उरी, कुपवाड़ा, इन इलाकों में, अखनूर सेक्टर में जिस तरह से शेलिंग की गई है, क्या अपडेट सुबह तक का है? ऋतु, अगर देखें तो पाकिस्तान खिसियाया हुआ है। पाकिस्तान के सामने और कोई अपना फेस सेविंग का तरीका नहीं है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी राजनीति और साथ ही साथ सेना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पहलगाम के बाद 2 दिन बाद से ही पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर वायलेशन किया था छोटे आर्म से। अब जबकि उस पर स्ट्राइक की गई है, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाहट में हैवी आर्म्स आर्टिलरी फायर कर रहा है। ये उड़ी, बारामूला, कुपवाड़ा और अखनूर सेक्टर में कल की बात है। इसके पहले अगर देखें तो जो लाइट आर्म्स फायरिंग थी वो LOC से लेकर IB के अलग अलग हिस्सों में थी, यहाँ तक कि परगवाल सेक्टर तक भी उन लोगों ने किया था। कल की फायरिंग में सबसे ज़्यादा अगर जो नुकसान हुआ, हानि हुई है, तो पुंछ को हुआ है। पुंछ में कभी भी सामान्यतः जब सीज फायर वायलेशन यानी घटनाक्रम दोनों देशों के बीच में होते हैं तो फॉरवर्ड जो पोस्ट होते हैं उन पर निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान ने पुंछ के शहरी इलाके को, पुंछ के शहर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जिसमें जो है 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया है। तो ये बताता है कि किस तरीके से पाकिस्तान कायराना हरकत पर लगातार आमादा है। और भारत ने साफ तरीके से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। भारत ने किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया, भारत ने किसी वाणिज्यिक आर्थिक संस्थान या ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। लेकिन कायर डरपोक अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए कि चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं, अन्य जो भी उसकी अपनी रणनीति है, पाकिस्तान ने कायराना तरीके से पुंछ के रिहायशी इलाकों में, पुंछ शहर पर उसने हमला किया है। अखनूर सेक्टर में सीज फायर वायलेशन के तहत वहाँ पर शेलिंग हुई है और उसके बाद जो है वहाँ पर ये नुकसान हमें हुआ है। अखनूर सेक्टर में भी सीज फायर वायलेशन हुआ है, बारामूला में हुआ, कुपवाड़ा में हुआ है, उड़ी में हुआ है। तो ये स्थितियाँ लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच आप ये मान के चले कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। इस तरीके की स्थितियां हैं क्योंकि जो हमारे पेट्रोलिंग कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो अभी अपने जो है हैंगर में नहीं पहुंचे हैं। जो अग्रिम फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे सैनिक तैनात हैं, हमारे जो सेना के जवान तैनात हैं, वो कहीं अभी बैरकों में नहीं लौटे हैं। तो इस बात की कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हमेशा अंदाजा है और इस बात को पाकिस्तान को अंदेशा भी है और इस मुगालते में भी पाकिस्तान न रहे। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों के मारे जाने की खबर अलग अलग तरीके से आ रही है। पाकिस्तान की अपनी जो अंदरूनी हालात हैं, लाहौर का जो एयरपोर्ट है, लाहौर के एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में 2-3 धमाके सुने गए हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी तत्व भी हो सकते हैं, पाकिस्तान द्वारा ये खुद की गई कार्रवाई हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचने के लिए। और साथ ही साथ अगर देखें तो जो अंदरूनी वहाँ पर BLA ने भी पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मारने का दावा किया है। तो पाकिस्तान अनेक मोर्चों पर घिरा हुआ है। अश्विनी, क्या पाकिस्तान अपनी हर इस तरह की कायराना हरकत से अपने लिए एक बड़ी मुसीबत को निमंत्रण दे रहा है? हम देख रहे हैं पाकिस्तान की भी नजर होगी कि जिस तरह से भारत में राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो सर्वदलीय बैठक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर लगातार बैठकों का दौर है, ये तमाम बैठकें ये बताती हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, आम जन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, उसका पलटवार भारत करेगा जरूर। क्योंकि पहलगाम हमले में भी जिस तरह से आतंकवादियों ने जो कायराना हरकत की थी, उसका अंजाम यह हुआ कि आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया गया है। निशाने पे अभी भी और कई ऐसे आतंकी संगठन और आतंकी अड्डे पाकिस्तान की जमीन पर जो पनप रहे हैं, पल रहे हैं, वो हैं भारत के निशाने पर। क्या ऐसा लगता है कि भारत इसका भी जवाब देगा? मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बहुत साफ कहा है कि जिस तरह से गुरुद्वारे को निशाना पाकिस्तान ने बनाया है, इसका जवाब भी भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देगा। निश्चित तौर से ऋतु, देखिए, एक तरफ अगर करतारपुर गलियारा खुलता है, हमारे श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा गुरुद्वारे को निशाना बनाया जाता है। कोशिश उनकी ये है कि वो ये मैसेज दे सके कि तथाकथित उस मस्जिद को निशाना बनाया गया जो बहावलपुर की है, वो तो आतंकवादी अड्डा था जहाँ पर जिस तरीके से पूरी की पूरी नर्सरी चलती थी आतंकवाद की और आतंकवादी सपोले वहाँ पर पैदा होते थे। भारत ने सीमित तरीके से, संयमित तरीके से अभी तक कार्रवाई की है। भारत ने स्पष्ट तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत को और पाकिस्तान को भी इस बात की ताकीद दी है कि हम चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, आतंकवादी ठिकानों को ही हमने निशाना बनाया है। अब जबकि पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, अखनूर सेक्टर में भी रिहायशी इलाकों को और फॉरवर्ड पोस्ट को निशाना बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं ऋतु बताऊं कि तोपखाने के मुंह खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी नुकसान होते हुए पाकिस्तान इसी झुंझलाहट में ये सब चीज़ें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान निश्चित तौर से ये मान के चले कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान ये हमेशा मान के चले कि जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, निर्दोष लोगों का खून बह रहा है, तो वो शांत रहने वाली चीज़ें नहीं है। और ये देश भी जानता है, ये दुनिया भी जानती है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के पीछे जो तत्व शामिल थे, चाहे वो यहाँ पर हमला करने वाले आतंकवादी हो, अभी वो जिंदा हैं। इनके जो आका हैं, चाहे हाफिज सईद और मसूद अजहर, वो भी अभी जिंदा हैं। उनके मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है और वो पाकिस्तान की सेना की निगहबानी में भी खुद उनको प्रश्रय मिला हुआ, उनको संरक्षण मिला हुआ है। तो अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पूर्व आर्मी चीफ ने, नरवणे जी ने साफ तरीके से कल कहा भी था कि पिक्चर अभी बाकी है। तो इतने जिम्मेदार अधिकारी के रूप में, सेनाध्यक्ष रहने के रूप में अगर वो चीज़ें कहते हैं तो निश्चित तौर से इसके अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थ भी निकलते हैं। पाकिस्तान की सेना भी इसको अच्छे तरीके से समझती है और भविष्य में ज़रूर देखने लायक है। हाँ, भारत तब भी अभी भी ये कह रहा है कि आतंकवादी ठिकानों को, आतंकवादी आकाओं को, आतंकवादी साजिशकर्ताओं को, आतंकवाद को पनाह देने वालों को, उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा और वो प्रक्रिया लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, पूरी जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।
और उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में सभी विभागों की छुट्टियां रद्द। जिला कलेक्टर ने स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद राजस्थान की पाकिस्तान के साथ 1037 किलोमीटर लंबी सीमा को अब सील कर दिया गया है और सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और भारतीय वायुसेना अधिकतम अलर्ट पर है, जो क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच 24 घंटे निगरानी और लड़ाकू गश्त कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी विभागों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। आइए सीधे अभी रुख करते हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस समय कुछ कह रहे हैं। Aspects. There are also situations that we need to address. Prime Minister Modi and President Pezeshkian have met in Kazan in October 2024 and given us guidance on how to develop our ties further. They've also had a phone conversation on 26 April. Excellency, this is the 75th anniversary of our diplomatic ties. It is a reminder of the closeness of our collaboration and the deep friendship between us. I'm sure that we will mark the anniversary appropriately. Excellency, you are visiting India at a time when we are responding to a particularly barbaric terrorist attack on 22nd April in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. As a neighbor and a close partner, it is important that you have a good understanding of the situation. Once again, a very warm welcome to Delhi, and I invite you for your opening remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you so much, Your Excellency, for your opening remarks. Well, on our bilateral relations, the only thing I have to say is to reciprocate what Your Excellency said. Iran-India relation goes back to history. We have always enjoyed very friendly and warm relations between the two countries based on mutual respect and mutual interest. And that has continued over the years. And still, we have very good, close, friendly relations. Our economic cooperation is good, but not as good as we expected because of the sanctions, as you know, which we hope that we can overcome that problem in the future. Well, our leaders भारत के उन्होंने दिए और उस अपने ओपनिंग रिमार्क्स में जहां एक तरफ उन्होंने भारत और ईरान के संबंधों की सराहना की, प्रगाढ़ता की बात की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि भारत का जो टारगेट था ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ही सटीक और आतंकवादी जो अड्डे रहे हैं उनको ध्वस्त करने का रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी अपने ईरानी समकक्ष को कहा कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान मिलिट्री कार्रवाई करेगा तो भारत उसका भी एक पलटवार करेगा और पलटकर एक बड़ा जवाब देगा। ये भी बहुत साफ उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ईरान के संबंध बेहद पुराने, ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण रहे हैं, वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगे, इसकी उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से राजस्थान के श्रीगंगानगर में पूरे उस बॉर्डर को जो राजस्थान और पाकिस्तान से लगता है 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है, उस पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्य आर्य, जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्य, तैयारियां पूरी हैं, बॉर्डर्स को एक तरह से सुरक्षित रखा गया है, साथ ही साथ स्कूलों की छुट्टियां भी की गई हैं, तो कई एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे ज्यादा एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ सीमा पार से
किसी तरह की गतिविधि को रोकने के लिए भी और मुस्तैदी की जरूरत है। किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से जो 1037 किलोमीटर का जो सीमावर्ती इलाका है, जो सीमा है, उसको एयर सील्ड किया गया है। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा आपको कि ज़मीन पे बीएसएफ और आकाश में वेस्टर्न कमांड पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। दूसरी ओर कॉम्बैक्ट पेट्रोलिंग लगातार की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, इन सभी की छुट्टियां कर दी गई हैं। आगामी निर्देश तक जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, राजकीय, गैर राजकीय, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, उनकी छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वहीं जो इन दिनों जो भी परीक्षाएं होने वाली थी, जो चाहे कंपटीशन एग्जाम थे या स्कूलों की जो परीक्षाएं थी, वो भी स्थगित कर दी गई हैं। हम बात करें जो प्रमुख 3 एयरपोर्ट हैं, चाहे वो बीकानेर एयरपोर्ट हो, जोधपुर एयरपोर्ट हो, किशनगढ़ एयरपोर्ट हो, यहाँ से यात्री विमानों का जो आवागमन है वो बंद कर दिया गया है। इनको यहाँ से सिर्फ सैन्य गतिविधियाँ निर्धारित की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूँ कि रोज़ इन एयरपोर्ट से लगभग 16 विमानों का आवागमन होता था, परंतु अब जो यात्री विमानों का आवागमन है वो स्थगित कर दिया गया है। दूसरी ओर जो एक अहम पहलू है ऋतु, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो स्थिति बनी हुई है, इसमें जितना अहम रोल जो सैन्य हमारे सशस्त्र बलों का है, हमारे सेना का है, उतना ही अहम रोल हमारी जो जनता है, जो आम जन है, जो सीमावर्ती इलाकों में रहती है, उनका भी है। मैं कल से मौजूद हूँ, कल मैं जोधपुर था, आज जैसलमेर मौजूद हूँ। मेरी जो यहाँ पे लोकल्स हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में मौजूद लोग हैं, जो यहाँ के आसपास के गांव में रह रहे लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका एक बड़ा अच्छा नैरेटिव था कि उनको केंद्र सरकार पे पूरा विश्वास है, उनको अपनी सेना पे पूरा विश्वास है, और जिस प्रकार से जो फेक न्यूज़ जिस प्रकार फैलाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके द्वारा जो लगातार पुराने वीडियो, पुराने फोटो के माध्यम से विभिन्न जो शायद मुझे लगता है जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से, इस मौजूदा सिनेरियो से जो जिनका लेन देन नहीं है, ऐसी वीडियो, ऐसी भ्रामक जो चित्र हैं, उनको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उसके फेक न्यूज़ के माध्यम से। तो उसके लिए भी जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, क्योंकि जो 5 जिले हैं राजस्थान के, चाहे वो श्रीगंगानगर की बात करूं, बाड़मेर की बात करूं, जैसलमेर की बात करूं या जोधपुर की बात करूं, इन जिलों में जो जिला कलेक्टर के साथ में जिला प्रशासन है वो मुस्तैद है, और लगातार बिना कोई कोताही के लगातार जो फेक न्यूज़ है, भ्रामक खबरें हैं, उन पे नजर रखी जा रही है, और सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनके जो URL हैं, जो इनके सोर्स हैं, उनको ट्रैक किया जाए, और जहां से ये खबरें फैलाई जा रही हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पे कड़ा एक्शन लिया जाए। वहीं एक और अहम खबर है, जयपुर के SMS स्टेडियम में सुबह जो उनको मेल प्राप्त हुआ, उनको SMS स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई, परंतु जब वहाँ पे बम निरोधक दास्ता पहुंचा, वहां पे पुलिस पहुंची, अन्य जाब्ता पहुंचा, तो ऐसी कोई भी विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है। हालांकि जो खेल परिषद के अध्यक्ष हैं नीरज के पवन, उन्होंने बताया कि सुबह खेल परिषद के जो ऑफिशियल मेल हैंडल है उस पे इस प्रकार का धमकी भरा मेल आया था। तो जो बीबक ये गीदड़ धमकी है लगातार देने की कोशिश की जा रही है, परंतु जो जनता है वो केंद्र सरकार के साथ में है, सेना पे उसका विश्वास है। वहीं जब मैं बात करूं सेना की, तो सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जो सीमावर्ती जो गांव हैं उनको तैयार किया गया है कि अगर ऐसे कुछ अलर्ट मोड होता है, उनको अलर्ट पे रखा गया है। जी लक्ष्य, तमाम तैयारियां सरकार कर रही है, चाहे वो सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की तैयारी हो, तो दूसरी तरफ देश के भीतर जनता को भी किस तरह से किसी भी इस तरह की स्थिति के लिए तैयार करने की तमाम वो जो एक्सरसाइजेज हैं वो तमाम की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य पूरी जानकारी के लिए जैसलमेर से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर से बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत की गई, जिसमें आतंकवाद का दृढ़ता से मुकाबला करने के बारे में भारत के दृष्टिकोण को साझा किया गया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा की। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात की ये तस्वीर, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई कर रहा है, साथ ही साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत हुई। उधर भारत की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान भले ही वैश्विक मंच पर
विक्टिम कार्ड खेलकर समर्थन जुटाने की नाकाम कोशिश में लगा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय को पूरी दुनिया का साथ मिल रहा है। पश्चिमी शक्तियों और शीर्ष नेता भारत की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए इस भयानक हमले पर भारत का आक्रोश सही है। उन्होंने पाकिस्तान से अपनी सीमाओं के भीतर आतंकी खतरे से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। ब्रिटेन के सांसद ऋषि सुनक ने आतंकी ढांचे पर भारत के हमले का समर्थन किया है और कहा है कि किसी भी देश को दूसरे देश से अपने खिलाफ किए जा रहे आतंकी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ब्रिटेन की सांसद प्रीति पटेल ने हमले का समर्थन किया और कहा कि भारत को अपनी रक्षा करने और अपने लिए खतरा पैदा करने वाले घृणित आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए उचित कदम उठाने का अधिकार है। कांग्रेस सदस्य थानेदार ने कहा कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसे दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता और भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। और उन्होंने चरमपंथी नेटवर्क को खत्म करने के भारत के प्रयासों के प्रति दृढ़ता एकजुटता व्यक्त की। फ्रांस के विदेश मंत्री ने आतंकवाद से खुद को बचाने की भारत की इच्छा के बारे में अपनी समझ व्यक्त की। फ्रांस के विदेश कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और भारत के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि फ्रांस आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करता है। भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है और कहा कि आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे विश्व के अलग अलग देशों से भारत को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो समर्थन मिल रहा है। सांसद गीट वाइडल्स ने अपने ट्वीट में कश्मीर को 100% भारतीय बताते हुए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि #पाकिस्तान बिहाइंड पहलगाम का भी इस्तेमाल किया है। पनामा के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पनामा गणराज्य इस दुखद क्षति और आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के इन तमाम एक तरह से सहयोग और जो समर्थन भारत को मिल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तमाम देशों ने कहा है कि भारत अपनी आत्मरक्षा में और जिस तरह से पहलगाम हमले के आतंकी पाकिस्तान के में मौजूद आतंकी अड्डों में छुपे हुए हैं, उनको एक एक कर ध्वस्त करना ये भारत के अधिकार सीमा के तहत है, इसका समर्थन किया है। इस पर और बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, दुनिया भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ पहले भी खड़ी रही, हमने देखा विभिन्न मोर्चों पर, लेकिन पहलगाम हमले के बाद की इस निर्णायक लड़ाई में जहां भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी कुछ ठिकानों को निशाना बना के ध्वस्त किया है जो आतंकवादी ठिकाने हैं, लेकिन ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। क्या दिखता है कि वैश्विक समर्थन भारत के साथ पुरजोर तरीके से दिखाई दे रहा है, भारत की ताकत को और मजबूत करता दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, जिस तरीके का माहौल पहलगाम की घटना के बाद हुआ है, सभी देशों ने महसूस किया है कि यह एक बहुत ही नृशंस तरीके की कार्रवाई है और सबको ये पता है कि इस तरह की घटना की पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी जाती है। सबको पता है कि पाकिस्तान में टेरर कैंप के ग्रेडेशन होते हैं, उसमें किस तरीके का टेरर कैंप है। जैसे हमारे यहाँ IIT बनता है, हमारे यहाँ IIM बनता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बनता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनता है। पाकिस्तान में ग्रेड 1 टेरर कैंप, ग्रेड 2 टेरर कैंप, हिजबुल मुजाहिदीन, तो लश्कर तोयबा, तो जैसे मोहम्मद, इसी तरह के कई तरह के टेरर कैंप जब ज़रूरत हुई तो नाम उसका बदल दिए। संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया है कई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। तो निश्चित तौर पे सबको ये पता था कि पाकिस्तान टेररिज्म की भूमि है और इस तरह की कार्रवाई जब हुई है तो सबको ये समझ में आने लगा है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, खुला समाज है, यहाँ का लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, रूल ऑफ लॉ है, और वैसे में इस तरह के हमले करेंगे तो निश्चित तौर पे सब में गुस्सा है। और भारत एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है, कह सकते हैं कि सभी देशों की रुचि है भारत में निवेश करने की, भारत से व्यापारिक समझौता करने की। आपने देखा कि अभी अमेरिका के साथ
मुक्त व्यापार समझौता हो गया, ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो गया, अमेरिका के साथ होने वाला है, सभी देश, यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहे हैं। इस ऐसे में ये जो पाकिस्तान की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है, सभी दुखी है। जहाँ तक इजराइल की बात है, इजराइल ने खुद देखा है कि अक्टूबर 7 को किस तरीके से हमास की तरफ से हमला हुआ एक म्यूजिकल इवेंट पे, और उसके बाद इजराइल को बदला लेना पड़ा। भारत ने बहुत ही संयमित तरीके से उन टेरर कैंप को टारगेट बनाया जिस टेरर कैंप में लोग रहते थे, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां असलहे रखे हुए थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे हुए थे। तो इससे भी भारत का कद बढ़ा, भारत का एप्रिसिएशन हुआ कि भारत ने कोई अराजक तरीके से, स्पोरेडिक तरीके से कुछ काम नहीं किया है। भारत ने उन जगहों को निशाना बनाया है जहाँ पे ये टेरर कैंप चल रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल अखिलेश, भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को पाकिस्तान में घुसकर ध्वस्त किया है, ये बहुत साफ है। लेकिन ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत को एक लंबा सफर तय करना पड़ा? ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा से कहता आया है कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में एक अंतर बताता रहा है। तो आज की तारीख में स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, क्या ऐसा लगता है कि स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई फर्क नहीं है? आतंकवादी ठिकानों को अगर निशाना बनाया तो गुहार लगाता हुआ एक बार फिर वो संयुक्त राष्ट्र क्यों जा रहा है? वो क्यों तमाम देशों के सामने गुहार लगा रहा है कि आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया है? तो ये जो मुखौटा था पाकिस्तान का स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स का, वो भी इस पूरी कार्रवाई के बाद से अब उतरता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब पाकिस्तान को जब भी परेशानी होती है आतंकवाद के मोर्चे पे, जब भी भारत की तरफ से उसे जवाब मिलता है तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ चला जाता है, सुरक्षा परिषद की चला जाता है, और उसे आशा ये होती है कि कुछ ना कुछ देश उसका समर्थन कर देंगे। इस बार लेकिन इसके उलट इस बार देखा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहला बयान जो आया, बिल्कुल सर्वसम्मति से बयान पारित किया गया और उसमें खुले तौर पे कंडेम किया गया टेररिज्म के इस एक्ट की पहलगांव में। उसके बाद उसमें यह भी लिखा गया कि जो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले हैं, जिन्होंने इसे अंजाम दिया है, उन सारे लोगों को सजा दी जानी चाहिए। तो पाकिस्तान वहाँ हार खा गया। उसके बाद एक क्लोज डोर मीटिंग हुई। उस क्लोज डोर मीटिंग में भी सारे देशों ने, कई देशों ने मतलब उनसे सवाल पूछे। कुछ देशों ने ये सवाल पूछा कि लश्कर-ए-तोयबा का इसमें हाथ है कि नहीं है। कुछ देशों ने सवाल ये पूछा कि आप उसको ट्रेनिंग देने में मदद करते ही नहीं। तरह तरह के सवाल पाकिस्तान के से पूछे गए, जबकि पाकिस्तान ही उस प्रस्ताव को लेके गया था, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। तो इस बार पूरी पाकिस्तान की जो पूरी रणनीति है वो उल्टी पड़ गई, मतलब उसे ही चपत खानी पड़ी। वो गया था गुहार करने, और उसके जो सबसे अच्छे करीबी दोस्त हैं जिसे चीन को मानते हैं, वो चीन ने भी इस बार पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया इस हत्याकांड का। तो निश्चित तौर पे अब पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है, किनारे पड़ गया है, और सभी देशों से यह गुहार अब करने लगा है कि अब भारत हम पे हमला कर देगा, भारत हमारे देश को बर्बाद कर देगा, भारत बॉम्बिंग कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्बिंग का अपना डॉक्ट्रिन निकाल लिया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। लेकिन इससे और देश खफा हो गए, दूसरे देश से इससे और खफा हो गए कि आप न्यूक्लियर बॉम्बिंग दिखा रहे हो, जबकि ये मामला है आपस में बैठ के सुलझाने का। अगर ऐसी बात थी तो आपको उन आतंकवादियों को भारत को लौटाना चाहिए था जो सालों से आपके यहाँ पड़े हुए हैं। लोगों को पता है कि किस तरीके से ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पड़ा हुआ था और उसके बाद अमेरिका उसे उठा कर लाया। तो इसी तरह से सारे आतंकवादी पाकिस्तान में पड़े रहते हैं, और उनको अगर लौटाएंगे तो पाकिस्तान के बचने की स्थिति है, नहीं तो निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किस तरह से देखते हैं, जहां एक तरफ तमाम देश लगातार भारत को समर्थन दे रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की एक कार्रवाई हो चुकी है, उसको भी भारत का समर्थन दे रहे हैं, और इस बीच में ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत साफ अभी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, जो संयुक्त बैठक हो रही थी दोनों ही देशों की, उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान से भारत के संबंध पुराने हैं, जिसका एक तरह से पुरजोर समर्थन और एक तरह से उसकी सराहना ईरान के विदेश मंत्री ने भी की कि भारत और ईरान के संबंध मैत्रीपूर्ण और पुराने रहे हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत साफ कहा, उन्होंने जानकारी दी ऑपरेशन सिंदूर की, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान किसी तरह की भी मिलिट्री कार्रवाई करता है तो भारत एक बार फिर उसका पुरजोर जवाब देगा। तो इस तरह की कूटनीतिक जो प्रयास, जो घेराबंदी की गई है, उसको आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, निश्चित तौर पे रितु ये बहुत ही सफल प्रयास रहा भारत का, क्योंकि जब पहलगाम की घटना हुई तो भारत ने तकरीबन 45 देशों के राजदूतों को जो दिल्ली में थे उपस्थित उस समय, उन सारे लोगों को बुलाकर इस घटना की ब्रीफिंग की और उन्होंने इस बात के सबूत भी दिए कि किस तरीके से उनके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब भारत ने ये एक टारगेटेड ऑपरेशन किया 9 आतंकवादी अड्डों पर पाकिस्तान के अंदर, उन 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उनके नस्तानाबूद करने के बाद उन्होंने फिर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर हैं उनके राजदूतों को दिल्ली में जो है मौजूद उनके राजदूतों को बुला के ब्रीफिंग की। उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई विदेश मंत्रियों से फ़ोन पे बात की। तो और उसके बाद देखिए, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्री आना चाहते थे भारत में क्योंकि ज्वाइंट कमीशन की बैठक थी, लेकिन उसके पहले वे पाकिस्तान जाना चाह रहे थे। 5 तारीख को वो पाकिस्तान गए। भारत की नीति यह रही है कि कोई भी अगर पाकिस्तान जा रहा है तो सीधे पाकिस्तान से भारत नहीं आए। तो फिर वो 2 दिन के लिए तेहरान चले गए, उसके बाद आज भारत कल रात में भारत पहुंचे। तो भारत ने बहुत साफ कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते हुए पाकिस्तान के भीतर जो तमाम आतंकवादी संगठन हैं और जो ठिकाने हैं, वो अगर भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देंगे तो भारत उसका जवाब देगा। भारत इसमें किसी भी तरह का किसी तरह का एक तरह से एपोलोजेटिक अप्रोच नहीं है भारत का, जिसको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बहुत साफ ईरान के विदेश मंत्री के सामने भी इन बातों को रखा कि अगर मिलिट्री कार्रवाई की तहत अगर पाकिस्तान किसी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो भारत पलटवार करेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और इसका भी जवाब भारत सिलसिलेवार तरीके से देगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने के संकेत भी सर्वदलीय बैठक में आज सरकार ने दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पूरी जानकारी के लिए। और उधर बलूचिस्तान में 2 अलग अलग हमलों में 14 पाकिस्तानी सेना के कर्मियों की मौत हो गई है। ये इस क्षेत्र में बढ़ते उग्रवाद को दर्शाता है। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इस हमले की वीडियो जारी किया है। पहली घटना में एक रिमोट कंट्रोल ने माचकेश शोरखाट क्षेत्र में एक सैन्य काफिले को लक्षित किया। शक्तिशाली विस्फोट में 12 सैनिकों की मौत हो गई, जिसमें 2 स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर भी शामिल थे। दूसरी घटना उसी दिन केलाग तिग्रान क्षेत्र के खेक जिले में हुई, जहां फिर से इसी तरह का हमला हुआ। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। DD न्यूज पर खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।